दोस्तों वेनेजुएला पर अमेरिकी कंट्रोल के बाद पूरे यूरोप को ये बात समझ आ चुकी है कि आज भारत उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही अमेरिका का मिशन वेनेजुएला कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद भारत को यूरोप से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स रखने की बात कही गई और कई अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन शुरू हो चुका है। फिलहाल अभी तक फ्रांस, इटली जैसे देश नाटो छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन जर्मनी न सिर्फ नाटो छोड़ना बल्कि भारत के साथ अपने डीप रिलेशन एस्टैब्लिश करने में जुट चुका है। इसीलिए जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी भारत यात्रा पर हैं। भारत के अंदर उनका भव्य स्वागत किया गया और सिर्फ स्वागत नहीं बल्कि जल्द ही अमेरिका को एक बड़ा झटका जर्मनी दे सकता है, क्योंकि अमेरिका के बॉन्ड्स बेच करके सारा पैसा भारत के अंदर लाने की तैयारी है। भारत के साथ व्यापार बढ़ाना, नए निवेश और नई डिफेंस डील साइन करने के उद्देश्य से वो भारत पहुंचे हैं। फिलहाल भारत के अंदर न सिर्फ उनका स्वागत किया गया बल्कि प्रधानमंत्री की इस समय की सबसे फेवरेट डिप्लोमेसी दैट इज कार डिप्लोमेसी उसे भी अपनाया गया और पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया गया है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में सारी डिटेल्स। जर्मनी ने अब तक भारत के अंदर कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कितनी कंपनियां भारत के अंदर काम करती हैं, भविष्य में कितनी और इन्वेस्टमेंट, कितने नए डिफेंस टेक्नोलॉजीज भारत के सामने रखी जा सकती हैं, सब कुछ डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो जर्मनी के चांसलर 12 से 13 जनवरी भारत यात्रा पर है और चांसलर बनने के बाद उनकी पहली एशिया यात्रा है और पहली यात्रा वो भारत में कर रहे हैं। और यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर राष्ट्रपति मदुरो को पूरी तरीके से पकड़ करके उन पर सैन्य शक्ति बरती जा रही है। यूक्रेन रूस के बीच में कई सालों से चल रहा है और वैश्विक शक्ति का जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। इसीलिए यूरोप को ये बात समझ में आ चुकी है कि एक ऐसे देश का साथ पकड़ा जाए जो कि पूरी तरीके से स्टेबल हो और एट द एंड पूरी दुनिया को भारत के साथ व्यापार करना ही करना है। इसलिए क्यों ना अभी से रिलेशंस स्ट्रॉन्ग किए जाएं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली सभी देश मिलकर के एक साथ बोलेंगे तो जो अमेरिका की मोनोपोली बनाने की कोशिश है ये काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। फिलहाल जानते हैं कि अभी भारत और जर्मनी के बीच में कैसे रिलेशन पहले रहे हैं और आज रिलेशंस कैसे इंप्रूव किए जा रहे हैं। तो जर्मनी आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से भारत को हाई लेवल टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करता आया है। अगर 1980 की बात की जाए तो सुषमा क्लास पनडुब्बियां जिसे DW कहा जाता है वो जर्मनी की तरफ से भारत को दी गई थी और इनमें से 2 जर्मन बनी और 2 मुंबई के अंदर सबमरीन्स भारत में बनाई गई, जिससे भारत को पहला एक्सपीरियंस मिल पाया पनडुब्बियों को बनाने का। इसके बाद डोनियर 228 एयरक्राफ्ट जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा है, HAL दशकों से जर्मनी के सहयोग से इस विमान का निर्माण कर रहा है जो कि भारत के कोस्ट गार्ड बल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है और भारत ने कई देशों को इसे एक्सपोर्ट भी किया है। करंटली डील्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट 75 के तहत जर्मनी को करीब $8 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल रूप दिया जा सकता है, जिसके तहत जर्मनी की TKMS और भारत की MDL मिलकर के 6 एडवांस पनडुब्बियां भारत में बनाएंगी और इन सभी पनडुब्बियों में AIP टेक्नोलॉजी लेस होगी। इसके अलावा गोला बारूद आर्टिलरीज जर्मनी की मिटेनहेल महाराष्ट्र के अंदर गोला बारूद फैक्ट्री स्थापित करने के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, जहां पर 1 साल के अंदर करीब 2 लाख गोले तैयार किए जाएंगे। और भविष्य में भारत और जर्मनी के बीच कैसी डिफेंस डील साइन हो सकती हैं, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। तो भारत अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि M का प्रोग्राम को तैयार कर रहा है, जिसके लिए जर्मनी के साथ इंजन टेक्नोलॉजीज पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही यूरोफाइटर टाइफून जो कि जाना माना विमान है और जर्मनी भारत के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि FRCA के तहत यूरोफाइटर देने का प्रस्ताव दे रहा है, जिसमें पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के भी प्रॉमिसेस किए गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहां पर जानते हैं कि भारत और जर्मनी के बीच निवेश और व्यापार कैसा है। ये तो डिफेंस डील अलग रखी गई। तो आज दोनों देशों के बीच में जो व्यापार है, अगर साल 2024 और 25 का डेटा निकाला जाए तो करीब $33 बिलियन के आंकड़े को पार कर चुका है। जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी एक्सपोर्ट जर्मनी की तरफ 12% बढ़ा और आज भारत में जर्मनी की करीब 2500 से भी ज्यादा कंपनियां एक्टिवली काम करती हैं, जिसमें सीमेंस, बोस, फोक्सवैगन, BASF, SAP जैसी कंपनीज एक्टिवली काम कर रही हैं। इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $14 बिलियन की है एंड ये FDI में काउंट होता है। इसके अलावा जर्मनी में भारतीय कंपनियां भी ऑपरेट करती हैं और करीब 750 भारतीय कंपनियां जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो और संवर्धन जैसी कंपनियां यहाँ पर काम करती हैं और भारत की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट $7 बिलियन के आसपास है। जर्मन कंपनियों ने भारत के अंदर 4 लाख लोगों को रोजगार देती हैं, जबकि भारतीय कंपनियां जर्मनी में सिर्फ 50,000 लोगों को रोजगार
रोजगार देती हैं, यानी कि वाइस वर्सा दोनों देश काम कर रहे हैं। इसी के चलते जर्मनी भारत में नवा सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है और आगे चल के नए व्यापार डील्स के तहत ये निवेश और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा आतंकवाद, समुद्र सुरक्षा तकनीक पर भी दोनों देशों ने बातचीत की है, जहां पर भारत और जर्मनी के बीच सारे इंटेलिजेंस शेयर किए जाएंगे। स्पेशली IFC और IOR आपस में नौसेना संपर्क की तैनाती और हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर सुरक्षा बनाए रखने के लिए तमाम टेक्नोलॉजीज और तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होगा और जो भी इंटेलिजेंस मिलेगा दोनों देशों को वो आपस में शेयर करते हुए दोनों की सिक्योरिटीज इनहेंस की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, ऊर्जा, कौशल विकास, संस्कृति, लोगों के बीच संपर्क, टेक्नोलॉजी, इन सभी चीजों पर बातचीत की गई और साथ ही भविष्य के आने वाले ईंधन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन और भविष्य की तकनीक पर भी बातचीत की गई है। वर्ष 2024 में दोनों देशों ने इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंस बनाना। सूत्रों के मुताबिक क्रिटिकल और उभरती तकनीक के सहयोग को लेकर के दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, जो कि आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ, जहां पर जर्मनी की अमेरिका के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका से ये इन्वेस्टमेंट निकाल करके या फिर कहें नाटो से भी अलग होकर के जर्मनी अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने की तैयारी में है। तो सबसे पहले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात की जाए तो अक्टूबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार जर्मनी के पास लगभग 85 से 90 बिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड हैं। हालांकि चीन और जापान के मुकाबले राशि कम लग सकती है, लेकिन यूरोपीय देशों में जर्मनी एक स्थिर निवेशक बना हुआ है और 2026 की शुरुआत में वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी जर्मनी ने अपनी होल्डिंग्स को मेंटेन करके रखा है। लेकिन जैसे ही भारत ने कट डाउन करना शुरू किया, वैसे ही कई देशों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। अब दूसरी इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार। स्टॉक मार्केट और इक्विटीज के अंदर भी जर्मनी ने बहुत ज्यादा पैसा लगा रखा है, जहां पर जर्मनी के निवेशक जैसे कि अलायंस डुसैच बैंक जैसे प्रमुख पेंशन फंड ने अमेरिकी शेयर बाजार में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अनुमान के मुताबिक जर्मनी के निवेशकों का अमेरिकी इक्विटी यानी स्टॉक में कुल निवेश 450 बिलियन डॉलर से लेकर के 500 बिलियन डॉलर के बीच है। जर्मनी के निवेशक मिक्रो जहां पर जर्मनी के इन्वेस्टर्स मेनली अमेरिका के टेक, एनर्जी और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इसके अलावा गोल्ड में भी जर्मनी ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखी है। जर्मनी के पास कुल सोने के भंडार 3350 टन है और जर्मनी के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का भंडार है। ऐतिहासिक रूप से जर्मनी ने अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर की तिजोरियों के अंदर रखा है और ये सारा सोना अमेरिका में मौजूद है। साल 2013 से 17 के बीच रिपार्टीशन अभियान के बाद जर्मनी ने अमेरिका से अपना बहुत सारा सोना वापस मंगवा लिया है। जी हाँ, अब ये सोना अमेरिका के अंदर नहीं बल्कि लगभग 36% सोना यानी कि 1200 टन सोना अभी न्यूयॉर्क में मौजूद है। बाकी का बचा हुआ सारा जर्मनी ने वापस मंगवा लिया और सेम काम भारत ने भी कुछ दिनों पहले किया था। और नए इन्वेस्टमेंट यानी FDIs की बात की जाए तो जर्मनी का कुल FDI ऑलमोस्ट 600 बिलियन US डॉलर है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी कंपनियों में करीब अमेरिका के लगभग 5,900 जर्मन कंपनियां एक्टिवली काम करती हैं, लाइक BMW, Volkswagen, Siemens, Mercedes-Benz, और ये अमेरिका के अंदर 9 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं। अगर अमेरिका अनस्टेबिलिटी करता है तो इससे अमेरिका को नुकसान हो सकता है। फिलहाल अब दुनिया डाइवर्ट मूव कर रही है और ऐसी चीजों में इन्वेस्ट किया जा रहा है और ऐसे देशों में इन्वेस्ट किया जा रहा है जहां पर स्टेबिलिटी की गारंटी ली जा सकती है। तो क्या कुछ कहना है आपका इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।